हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक पे। CRO का जो पार्ट 2 है वो वीडियो आ चुका है। CRO का पार्ट 1 मैंने बनाया था एक वीडियो जिसमें कि CRO का कंप्लीट थ्योरी मैंने बताया है। अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हो, ITI के हो, डिप्लोमा के हो, सभी के लिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें जिन्होंने भी नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। CRO का वीडियो कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी CRO की। ये पार्ट 2 है जिसमें मैंने CRO के हर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया है कि उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, या फिर आपके जो एग्ज़ाम होते हैं सेमेस्टर वाइज हो या आपका जो ईयरली एग्ज़ाम होता है, चाहे बीटेक वाले हों, ITI वाले हों, डिप्लोमा वाले हों, उनको भी काम आएगा। साथ ही साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे होंगे टेक्निकल बेस्ड, उसमें अगर CRO सिलेबस में होगा आपके एग्ज़ाम में तो वहाँ आपको ये वीडियो बहुत काम आएगा। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और मैं बताती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CRO से पूछे जा सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऐसे कोई छात्र जिनको कोई अगर डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कमेंट में आपके जो डाउट है उसको क्लियर करने की। तो आइए 1 बाय 1 क्वेश्चन हम लोग देखते जाते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, ये जो है हिंदी में है। अगर आप किसी को हिंदी में नहीं समझ में आएगा तो रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इसका इंग्लिश में भी एक वीडियो बना दूंगी, लेकिन इसमें जो भी वर्ड यूज़ होगा इंग्लिश हिंदी मिक्स ही होगा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा CRO का मुख्य भाग है। मतलब जो CRO होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, उसका मेन पार्ट जो है वो क्या है। ऑप्शन में है कैथोड रे ट्यूब, DC पावर सप्लाई, सॉ टूथ स्वीप जनरेटर एवं गेट एम्पलीफायर। तो आप सभी को पता है कि CRO जो है उसका मुख्य भाग क्या होता है, CRT होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है, क्योंकि इसी में इलेक्ट्रॉन गन होता है जो कि आपके जो भी वेव हैं उसको हॉरिजॉन्टली, उसके बाद वर्टिकली जो है वो आपके स्क्रीन में उसको दिखाती है। और गेट एम्पलीफायर भी इसका ही पार्ट है जो कि क्या करता है, जितने भी इनपुट है उसको प्राप्त करता है और उसको CRT जो है आउटपुट में उसे दिखाता है स्क्रीन पे। तो देखिए CRO का मुख्य भाग क्या हो जाएगा, कैथोड रे ट्यूब, बिकॉज जो मेन फंक्शन CRO का करता है वो CRT ही करता है, कैथोड रे ट्यूब ही करता है। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। कैथोड के द्वारा CRT के द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की मात्रा को निम्न में से कौन सा भाग नियंत्रित करता है। तो CRT आप सभी को पता है क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन गन होता है जिसमें से कि जो इलेक्ट्रॉन्स की फायरिंग की जाती है, जिसके द्वारा स्क्रीन पे आपके जो भी वेव का जो इमेजेस आता है वो आता है। तो इसे कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रित करता है। कैथोड CRT में कौन सा पार्ट है, इसमें इलेक्ट्रॉन गन को कौन नियंत्रित करता है, तो कंट्रोल ग्रिड एक पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन गन का जो उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड रे ट्यूब की स्क्रीन पर ज्यावक्रीय तरंग निर्मित करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम को निम्न में से कौन सा भाग विक्षेपित करता है। तो कैथोड रे ट्यूब जो है उसके स्क्रीन पे ज्यावक्र तरंग क्या होता है, जो आपका साइनोसॉइडल वेव होता है उसे हम लोग ज्यावक्र तरंग भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम को निम्न में से कौन सा भाग जो है डिफ्लेक्ट करता है, विक्षेपित करता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें देखिए हॉरिजॉन्टली भी डिफ्लेक्ट करता है और जो उसका वर्टिकल प्लेट होता है वो भी डिफ्लेक्शन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्षैतिज डिफ्लेक्शन प्लेट्स और ऊर्ध्वाधर डिफ्लेक्शन प्लेट्स, मतलब A और B दोनों इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो 3 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन C। अब आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। CRO का उपयोग निम्न में से कौन सी विद्युत राशि को मापने के लिए की जाती है। तो आप सभी को पता है कि CRO में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो ये AC और DC वोल्टेज को मेज़र कर सकता है, AC टू DC को मेज़र कर सकता है करंट, उसके बाद जो आवृत्ति होती है फ्रीक्वेंसी उसे मेज़र कर सकती है। तो ये तीनों को ही मेज़र कर सकती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन D उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRO के टाइम बेस ऑसिलेटर सर्किट का कार्य निम्न में से कौन सा होता है। तो आप सभी को पता है CRO का एक पार्ट में जो होता है क्या लगा रहता है, टाइम बेस ऑसिलेटर सर्किट भी रहता है, जिसका मेन कार्य क्या होता है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है, टाइम बेस सर्किट के लिए आवृत्ति उत्पन्न करना, टाइम बेस सर्किट के लिए वोल्टेज उत्पन्न करना, टाइम बेस सर्किट के लिए धारा उत्पन्न करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सभी को पता है जो ऑसिलेटर है वो क्या करता है, जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी होता है वो जनरेट करता है।
ठीक है, तो मतलब क्या जनरेट करेगा, ये आवृत्ति उत्पन्न करेगा, फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, टाइम बेस्ड सर्किट के लिए आवृत्ति उत्पन्न करना। ये आपको लग रहा होगा कि थोड़ा लंबा जा रहा है, क्योंकि देखिए सारा क्वेश्चन जो है एक्सप्लेनेशन के साथ अगर रहेगा तो आगे जाके आपको इसे रटना नहीं पड़ेगा, ये आपको समझ में आ जाएगा, तो आप बिल्कुल इसे आगे से बना लेंगे खुद ही। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि एक देखिए डायग्राम दिया हुआ है और बोला गया है कि ये जो इसमें ब्लॉक ए है वो क्या दर्शाता है। देखिए ब्लॉक ए यहाँ पे दिखा हुआ है, ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है, ब्लॉक ए, देख सकते हैं आप ब्लॉक ए जो दिखा रहा है वो क्या दर्शाएगा। तो ब्लॉक ए आप देख सकते हैं पूरा जो ये सीआरओ का डायग्राम बना हुआ है, और ब्लॉक ए क्या दर्शाता है, इसमें दर्शाता है ट्रिगर, मतलब ट्रिगरिंग कैसे होता है वो इसमें दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑसिलेटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मापक यंत्र है जिसके द्वारा एक या एक से अधिक वैद्युतिक राशियों की तरंग आकृति स्क्रीन पर स्पष्ट देखी जा सकती है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या पूछा गया कि ऑसिलेटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, रडार में, औद्योगिक क्षेत्र में, टेलीविज़न में, ये सभी। तो मैंने अभी तुरंत आप लोगों को बताया था कि ऑसिलेटर क्या होता है, जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जनरेट करके देता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जो मतलब हमारा जो जितना हम लोग को फ्रीक्वेंसी चाहिए उसे डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जितना मतलब ज़रूरत है वो फ्रीक्वेंसी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितनी भी होंगी उसमें ऑसिलेटर का उपयोग किया ही जाएगा। तो इसका ऑप्शन का क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। रडार में भी करते हैं कि वहाँ भी हमें फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है कम्युनिकेशन के लिए, टेलीविज़न में भी हमें फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की, औद्योगिक क्षेत्र में भी हम लोग को ज़रूरत पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरओ की स्क्रीन पर लेपित पदार्थ होता है। जो सीआरओ का स्क्रीन होता है, मतलब सीआरटी के पास जो है क्या होता है कि एक जो है लेयर हम लोग यूज़ करते हैं। वो लेयर किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉस्फर का। क्यों यूज़ करते हैं मैं आप लोग को वो भी बता देती हूँ। क्या होता है कि सीआरटी जो होता है, ठीक है, सीआरओ का मेन पार्ट सीआरटी, उसमें डिफ्लेक्शन के लिए किस टाइप का वेव बनेगा, किस कलर का वेव बनेगा स्क्रीन पे, उसके लिए फॉस्फर का जो है एक लेपन कर दिया जाता है सीआरटी में, ताकि जो भी आपका इमेजेस है वो क्लियर आए, और आपके स्क्रीन पे जो है उस लाइट जो भी आपको जिस लाइट में दिखेगा उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग देखते हैं फिर कि वो किस रेंज का फ्रीक्वेंसी है। इसी के लिए फॉस्फर का जो है एक स्क्रीन पे जो है एक लेयर हम लोग लगा देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉस्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑसिलोस्कोप में स्वीप दोलित्र की आवृत्ति होती है। तो देखिए जो स्वीप दोलित्र होता है, ठीक है, उसकी आवृत्ति ऑसिलोस्कोप में कितनी होती है, 10 हर्ट्ज टू 30 किलो हर्ट्ज। याद कर लीजिएगा, ऑसिलोस्कोप में जो स्वीप दोलित्र की आवृत्ति होती है, स्वीप ऑसिलेटर की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, 10 हर्ट्ज टू 30 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 में पूछा गया कि सीआरओ की संवेदनशीलता इसके डैश के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो जो सेंसिटिविटी होती है सीआरओ की वो किससे ज्ञात की जाती है, ऊर्ध्वाधर एम्पलीफायर से, मतलब वर्टिकल एम्पलीफायर से हम लोग क्या मेज़र करते हैं, सीआरओ की जो सेंसिटिविटी होती है, संवेदनशीलता होती है, वो मेज़र करते हैं। तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, सीआरओ डैश डिफ्लेक्शन का प्रयोग करता है, ठीक है, सीआरओ डैश डिफ्लेक्शन का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोस्टैटिक, बी में है मैग्नेटिक, सी में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सीआरओ जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन का प्रयोग करता है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें पूछा गया है सीआरओ के पैनल कंट्रोल में निम्न में से कौन सा पुश बटन स्विच है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा कैल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, शॉटूथ जनरेटर जो जनित्र सामान्यतः एक डैश है। तो शॉटूथ जनरेटर जो है वो क्या करता है, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी देता है सीआरओ को ताकि सीआरओ स्टार्ट हो सके। तो वो क्या होता है, एक ऑसिलेटर परिपथ होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑसिलेटर परिपथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा एम्पलीफायर जो कि सीआरओ में प्रयुक्त होता है ब्लैंकिंग परिपथ के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैंकिंग परिपथ के नाम, सॉरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गेट
एम्पलीफायर। तो जो गेट एम्पलीफायर होता है उसे ब्लैंकिंग सर्किट भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गेट एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो है इसमें एक डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम क्या है पहले से हम अच्छे से समझेंगे, तभी जो है इसका और भी क्वेश्चन, क्योंकि देखिए आगे भी एक डायग्राम वाला ही क्वेश्चन है, तो एक बार अगर हम इसे समझ लेंगे तो आगे का क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा बनाना। देखिए जो पैटर्न आपको दिख रहा है, एक्चुअली इसे कहते क्या है पहले हम वो जान लेते हैं। तो इस तरह का पैटर्न जो है सीआरओ में बनता है, और इस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं? लिसाजस पैटर्न। ये पैटर्न कब बनता है कि अगर हमें सीआरओ में मेज़र करना हो कि फ्रीक्वेंसी क्या है या फेज डिफरेंस कितने का है, ये मेज़र करने के लिए इस तरह का जो है डायग्राम बनता है, और इससे हम पता करते हैं कि फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है और सीआरओ में जो है फ्रीक्वेंसी क्या है। तो जनरली क्या होता है कि इसमें जो केसेस होते हैं वो 3 केसेस होते हैं। एक, जब 0 डिग्री फेज शिफ्ट हो। एक, जब 0 से 90 के बीच का हो फेज शिफ्ट। एक क्या होगा? जब 90 से 180 का फेज शिफ्ट होगा। तो कुछ इस तरह का जब फेज शिफ्ट हम लोग को देखना होगा, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी पे इस तरह का बनता है। मतलब फ्रीक्वेंसी तो सेम होती है, बस फेज डिफरेंस का इसमें अंतर होता है। तो आप ये डायग्राम जो है अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना जो है इसमें फेज शिफ्ट आएगा। तो पहला जो पूछा गया है, आप देखिए इसमें क्या फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों ही जो साइनसोइडल वेव हैं दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। फेज शिफ्ट पूछा है, तो फेज शिफ्ट आप इसमें देख सकते हैं जो दर्शाया जा रहा है, फेज शिफ्ट इसमें कितना है? 0 डिग्री का। आप अगर डायग्राम अच्छे से देख पा रहे होंगे तो आप देख सकते हैं इसमें। देखिए पहला जो वेव है वो भी 0 से लेकर देखिए 4 तक गया है यहाँ पे, मतलब 1 2 3 4 आप देख सकते हैं। तब कंप्लीट एक साइकिल कंप्लीट किया है। यहाँ पे भी जो नेक्स्ट है वो भी कंप्लीट एक साइकिल जो है किया हुआ है। और जो फेज शिफ्ट कितने का है? 0 डिग्री का फेज शिफ्ट है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जाकर आप देखिएगा, अगर मानिए हम पहला मान लेते हैं क्या है आपका ई एक्स साइन ओमेगा टी, मानिए हम पहला वेव मान लेते हैं, ठीक है, जो ई एक्स इस पे है, और जो वाई पे है उसे हम मान लेते हैं ई वाई साइन ओमेगा टी, ठीक है। आप देखिएगा सीआरओ पे जो है एक स्ट्रेट लाइन बना है। तो स्ट्रेट लाइन बना है मतलब क्या है कि इसका जो फेज शिफ्ट है वो कितने का है? 0 डिग्री का है, ठीक है। तो अगर इसका आपका लाइन स्ट्रेट है, आप अच्छे से देखिए डायग्राम समझ लीजिए, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे वहाँ पे आप देख सकते √2EY है, यहाँ पे √2EX है, लाइन है स्ट्रेट, मतलब फेज शिफ्ट कितने का हुआ है? यहाँ पे 0 डिग्री का फेज शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। वही आप खुद कंपेयर कर पाएंगे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि निम्न चित्र में सीआरटी की स्क्रीन पर बना वृत्त क्या दर्शाता है। आप ऊपर के जो चित्र है नीचे के चित्र से जो लिसाजस पैटर्न है उसे आप कंपेयर करके देखिए तो आपको समझ में आएगा फेज शिफ्ट कितने का हुआ है। देखिए पहला जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, क्या है यहाँ पर मैंने बताया कि इसमें फ्रीक्वेंसी सेम ही होती है, ठीक है। यहाँ देखिए कितने का फेज शिफ्ट है इसमें। अगर हम ई एक्स का जो है मान लेते हैं, उसका जो आपका वेव है वो है ई एक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ई वाई देखिए अब क्या हो जाएगा? ई वाई कॉस ओमेगा टी है, ठीक है, क्योंकि एक सर्कल में बना हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे फेज शिफ्ट क्या होगा? एक कॉस में है और एक साइन में है, मतलब फेज शिफ्ट कितने का हो गया? 90 डिग्री का। हाँ, जो भी आप बोल रहे होंगे 90 डिग्री, उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो फेज शिफ्ट कितने का होगा? क्वेश्चन नंबर 16 में 90 डिग्री का। तो 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। मैं एक इमेज ऐड कर दूंगी अभी इसके जस्ट नेक्स्ट में, ताकि आप सब इस चीज़ को एक बार देख लेंगे कि कितना कैसा डायग्राम रहेगा और उसमें कितने का फेज शिफ्ट होगा। आप वो देख के ही जो है समझ जाएंगे। 4 ही 3 बस इसमें कंडीशंस होते हैं, वो देख लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि किस डायग्राम में कितना फेज शिफ्ट होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि दिया गया तरंग रूप किस प्रकार का है। अभी मैंने आप लोग को जस्ट बताया था कि इस तरह का अगर पैटर्न आपको कहीं दिखेगा सीआरओ में तो उसे हम लोग कहते हैं लिसाजस पैटर्न, ठीक है। इसका उपयोग किसके लिए करते हैं वो भी याद रखिएगा। इसका उपयोग करते हैं सीआरओ द्वारा जो फेज अंतर, फेज शिफ्ट जो होता है या आवृत्ति उत्पन्न होता है उसे मेजर करने के लिए इस तरह का पैटर्न बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ दिया हुआ है फेज एंगल डिफरेंस और यहाँ पे है लिसाजस पैटर्न ऑन सीआरओ स्क्रीन।
तो आप यहाँ अगर इस तरह का आप देख सकते हैं जो सर्कल है किस तरह का बना हुआ होगा तो कितना फेस डिफरेंस होगा, ये भी मैंने देखिए यहाँ पे दिखा दिया है। अगर 0 डिग्री और 360 डिग्री का अगर फेस डिफरेंस होगा तो इस तरह का स्ट्रेट लाइन होगा। अगर 30 एंड 330 के बीच होगा, मतलब 30 और 330 होगा तो कुछ इस तरह का बना होगा। 45 या 315 होगा तो इस तरह का बना होगा। 60, 300, 90, 270, 120, 240, 150, 210, 180। देखिए हर तरह का जो है यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है। तो आप इसे देख करके भी याद में रख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि फेस डिफरेंस क्या होगा। तो जो उसका सर्कल है, जो जस्ट पैटर्न है, वो CRO स्क्रीन पे कैसा दिखेगा। इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगा आपको। आगे किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फेस डिफरेंस का तो आप उसे इजीली बना पाएंगे। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें देखिए क्या दिया गया है कि दिए गए तरंग रूप का आवृत्ति अनुपात क्या है। यहाँ देखिए आपका क्या है, 1, 2, 3 और 3.5 जो है कुछ पैराबोलिक टाइप का जो है यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है। और इसमें पूछा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है उसका अनुपात क्या है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप जिसे DSO भी कहते हैं, निम्न में से कौन सा कार्य संपन्न करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है, स्टोर की गई अनेक प्रकार की सूचनाओं का विश्लेषण करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटलीकृत करके उन्हें क्रमानुसार स्टोर करता है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। DSO जो है ये चारों ही कार्य को करता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक रूप में प्रयुक्त डिजिटल ऑसिलोस्कोप कितने चैनल्स में उपलब्ध हैं। तो जो व्यापारिक रूप में जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल यूज़ में भी जो यूज़ करते हैं DSO, उसमें जो टोटल चैनल्स का संख्या होता है वो होता है 40। तो 20 क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप का मुख्य लाभ है अति निम्न आवृत्ति के संकेतों का पूर्ण प्रदर्शन ना होना, अति निम्न आवृत्ति का पूर्ण संकेत कुछ सेकंड तक स्क्रीन पर दृष्टिगोचर होना, उच्च आवृत्ति का पूर्ण संकेत कुछ मिनटों तक स्क्रीन पर उपलब्ध होना, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो DSO होता है, डिजिटल ऑसिलोस्कोप होता है, उसका क्या मेन जो है लाभ होता है। तो जो पहले तो ये समझिए कि CRO से कैसे अलग है DSO। तो CRO में क्या होता है, जो बहुत जो लो फ्रीक्वेंसी होता है उसका जो है पूरा स्क्रीन पे उसका जो पैटर्न है वो सब नहीं दिखता, उसका हमें पता नहीं कर पाते अच्छे से कि वो किस तरह का फ्रीक्वेंसी है, क्या फेस डिफरेंस है। लेकिन DSO में ये सुविधा है कि जो लो फ्रीक्वेंसी भी अगर होगा तो उसका भी जो पूर्ण संकेत है कुछ सेकेंड के लिए ही सही स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो 21 जो क्वेश्चन नंबर है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अति निम्न आवृत्ति का पूर्ण संकेत कुछ सेकेंड तक स्क्रीन पर दृष्टिगोचर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सामान्य प्रकार के ऑसिलोस्कोप डैश तक के संकेतों का दृश्य प्रदर्शन कर सकते हैं। तो जो जनरल CRO होता है वो 50 से लेके 300 मेगाहर्ट्ज तक का जो सिग्नल है वो दिखा सकता है। नेक्स्ट है, डिजिटल ऑसिलोस्कोप की मेमोरी में स्टोर डेटा डैश में प्रिंट हो जाता है। तो हार्ड कॉपी रिकॉर्डर में ये प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, डिजिटल स्टोरेज जो है ऑसिलोस्कोप जो है की प्रचालन आवृत्ति होती है तो ये 15 गीगाहर्ट्ज तक जो है दिखा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, चित्र में किस प्रकार का ऑसिलोस्कोप दर्शाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं इनपुट सिग्नल है, फिर ऊर्ध्वाधर एम्पलीफायर है, डिजिटाइजर है। ये देखिए डिजिटाइजर है यहाँ पे। तो डिजिटाइजर कहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, DSO में यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिजिटल ऑसिलोस्कोप यहाँ पे दर्शाया गया है। CRT इसमें भी होता है, CRT CRO में भी होता है। डिफरेंस किसका हो जाता है, यहाँ पे डिजिटाइजर का एक डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 26 है, पूछा है DSO के संबंध में कौन सा सही है। ऑप्शन ए है, इसकी सामर्थ्य अधिक होती है, इसकी डिस्प्ले चमकदार व बड़ी होती है, इसमें प्री ट्रिगर व्यू होता है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, फंक्शन जनरेटर या फंक्शन जनित्र की आवृत्ति परास कितनी होती है? तो 0.01 हर्ट्ज से लेकर के 100 किलो हर्ट्ज तक जो है इसका रेंज होता है फंक्शन जनरेटर का। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, फंक्शन जनित्र में निम्न में से किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न की जाती है? वर्गाकार तरंगे, ज्या तरंगे, सॉतूथ तरंगे, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हमें जिस तरह का फ्रीक्वेंसी इनपुट में चाहिए होता है, जिसका हमें उपयोग आगे के लिए किया जाना है, उस तरह का जो है फ्रीक्वेंसी हम लोग फंक्शन जनरेटर से ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इसमें मिलान करना है। CRO DSO फंक्शन जनरेटर, अब यहाँ पे दिया हुआ है संकेत जनित्र के समान डिजिटल सिग्नल DC व AC धाराओं की वोल्टता मापने हेतु। तो इसे मिलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो है CRO जो है उसका उपयोग किसमें करता है? DC व AC धाराओं की वोल्टता मापने हेतु। DSO क्या करता है? डिजिटल सिग्नल का यूज़ करते हैं इसमें। और फंक्शन जनरेटर क्या करता है? संकेत जनित्र के समान काम करता है। देखिए कहाँ पे ये मिलता है? 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है, पूछा गया है कि चित्र में दर्शाया गया ब्लॉक आरेख निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो ब्लॉक दिखाया गया है वो किसका दिखाया गया है? यहाँ पे फंक्शन जनरेटर का, फंक्शन जनित्र का। ठीक है, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। CRO में निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन गन का भाग है? कैथोड, ग्रिड, विकल्पों में से सभी, त्वरित, एनोड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा कैथोड और ग्रिड, मतलब विकल्पों में से ये सभी जो है इलेक्ट्रॉन गन का जो है एक भाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CRO में सिग्नल आवृत्ति क्या होती है? मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CRO में सिग्नल आवृत्ति होती है वो कहाँ तक की होती है? ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा 10 मेगाहर्ट्ज से अधिक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर 10 मेगाहर्ट्ज से अधिक। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, CRO डैश को मापने के लिए नहीं किया जाता इसका उपयोग। तो CRO हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं? CRO से हम लोग फ्रीक्वेंसी मेज़र करते हैं, फेज मेज़र करते हैं, वोल्टेज मेज़र करते हैं, लेकिन पावर जो है, शक्ति, हम लोग CRO से मेज़र नहीं करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या मेज़र नहीं करते हैं CRO से? तो ऑप्शन नंबर 3 शक्ति। नेक्स्ट है एक लिसाजस पैटर्न का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। अभी हमने तुरंत आप लोग को बताया था कि इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? आवृत्ति और फेज शिफ्ट को मेजर करने के लिए लिसाजस पैटर्न का उपयोग करते हैं। मैंने जो इमेज दिया है उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसमें पूछे जाते हैं। बस आपको जो सर्कल है वो याद रखना है, उससे आप फेज शिफ्ट बता देंगे कि कितना का फेज शिफ्ट जो है इसमें दिखाया गया है। ठीक है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आवृत्ति और फेज शिफ्ट। एक बार फिर से आप देख लीजिए फेज शिफ्ट कितने का है और किस तरह का पैटर्न जो है ये इसमें बनेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेकर रख ले ताकि आपको आगे किसी भी एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपसे आराम से इस तरह का क्वेश्चन जो है बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भाग CRO के कैथोड रे ट्यूब के अंदर स्थित नहीं होता? इलेक्ट्रॉन गन, समय आधार जनरेटर, ऊर्ध्वाधर विक्षेपण प्लेट, क्षैतिज विक्षेपण प्लेट। देखिए CRO के अंदर इलेक्ट्रॉन गन भी होता है जो CRT में रहता है, ऊर्ध्वाधर विक्षेपण प्लेट भी रहता है, क्षैतिज विक्षेपण प्लेट भी रहता है, लेकिन समय आधार जनरेटर जो है वो उसके अंदर नहीं रहता बल्कि बाहर का एक इसका पार्ट है जो हम उसको बाहर से इसमें अटैच करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 समय आधार जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है CRT में फॉस्फर कोटिंग डैश प्रदान की जाती है। मैंने अभी अपने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि CRT में जो है किसकी कोटिंग की जाती है? तो फॉस्फर की कोटिंग करते हैं। क्यों? ताकि फॉस्फर में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और जब वो फॉस्फर कोटिंग से टकराते हैं तो क्या करता है, जो लाइट है वो उत्सर्जित करते हैं। वो लाइट या तो एक रंग का हो सकता है या मल्टी कलर का हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कोटिंग जो है किस फॉस्फोरस में से कैसे की गई है, उस पर डिपेंड करता है कौन सा लाइट होगा। तो ये किया जाता है अंदर की सतह पर, CRT के अंदर की सतह पे कोटिंग करते हैं ताकि उसे जब टकराए इलेक्ट्रॉन तो वो जो है लाइट जो है वो एमिट कर सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अंदर की सतह पर।
तो ये आप देख लीजिए, ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीआरओ के, जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप बीटेक के छात्र हो, आईटीआई के छात्र हो या आप डिप्लोमा के छात्र हो, और अगर आपके एग्जाम में है सीआरओ, अगर आपके एग्जाम के सिलेबस में दिया हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप में से किसी छात्र को कोई डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी छात्रों ने सीआरओ को पढ़ा है वो सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। उनसे कितना क्वेश्चन सॉल्व होता है वो भी बहुत ज़रूरी है कि वो कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, और ये तरह का वीडियो जो है उन्हें आगे काफ़ी काम आएगा। तो ये था आज का वीडियो। आईटीआई के और भी सिलेबस के लिए और भी जानकारी के लिए जुड़े रहेंगे आईटीआई इन्फोटेक यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि यहीं मिलेगी आपको आईटीआई से जुड़ी सारी जानकारी। और जिन छात्रों को भी सीआरओ कंप्लीट पढ़ना है थ्योरी, तो उसका लिंक जो मैं है दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ जाके सीआरओ अच्छे से समझ सकते हैं, और जो है जितना भी डाउट है आपका वहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा।